जैसे ही अर्नब उस ताले से कपड़ा हटाकर उसे सूट करता है, वो ताला टूट जाता है। ताले के टूटते ही वहाँ का मौसम अचानक से बदलने लगता है। कुछ समय पहले वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। लेकिन उस ताले के टूटते ही वो धीमी हवाएं आंधी में बदल जाती हैं। साफ आसमान पर कुछ ही पलों में काले बादल छा जाते हैं। इतनी तेज आंधी चलने लगती है कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंधी सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। अर्नब और उसकी टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अर्नब उस बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ हैरानी के साथ देखने लगता है। अर्नब उस काले बादल को देख ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि 3 बजे से पहले उसे सभी को इस जगह से निकालना है। वो फौरन अपनी नजर कंटेनर की तरफ करते हुए उसका दरवाजा खोल देता है। जैसे ही अर्नब कंटेनर को खोलता है, उसमें से 200 से 300 लोग बड़ी तेजी से बाहर आने लगते हैं। उन सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन लोगों ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। कुछ की मौत तो कंटेनर में ही हो गई थी। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, इस डर से कि कोई फिर से उन्हें कैद ना कर ले। अर्नब यह देखकर हक्का बक्का रह जाता। उसे पता तो था कि आज उसे 1000 से ज्यादा लोगों को छुड़ाना है, लेकिन यह सीन देखने के लिए वो तैयार नहीं था जो वो अभी देख रहा था। अर्नब वही यह सब देखकर फ्रीज हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वे लोग कंटेनर से निकलते ही इधर उधर भागने लगते हैं। इतने दिनों तक कैद में रहने के बाद वो सब अब काबू से बाहर हो गए थे। उनमें से कुछ भागते हुए जंगल में जा रहे थे, तो कुछ बाहर निकलते ही कमजोरी की वजह से बेहोश हो रहे थे। अर्नब की टीम के लिए उन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया था। काफी देर बाद अर्नब और उसकी टीम बड़ी मशक्कत करके उस भीड़ को काबू कर पाती है। अर्नब धीरे धीरे करके उन सबको बस से शहर के लिए रवाना करता है। उन सबके जाने के बाद अर्नब बाकी के कंटेनर की तरफ देखता है। इसी तरह एक के बाद एक करके सभी कंटेनर से लोगों को निकालकर शहर भेजा जा रहा था। लोगों को सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस वाले भी अब कम पड़ रहे थे। जैसे जैसे अर्नब कंटेनर खोल रहा था, आसपास का माहौल और भी खराब होता जा रहा था। सभी कंटेनर के ताले तोड़ने के बाद मौसम हद से ज्यादा खराब हो जाता है। अब आंधी के साथ साथ बारिश और भी तेज होने लगती है। आसमान पर बहुत तेज रोशनी के साथ बिजली चमक रही थी। तभी हॉस्टेजेस को भेजने के बाद उस बंगले के पास केवल 3 लोग ही रह जाते हैं, अर्नब, गोपाल और 22 साल का एक कांस्टेबल अमन। सबके वहां से जाने के बाद अर्नब एक चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए अपनी घड़ी देखता है। 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। वो उस बंगले को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस बंगले के अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वो क्रिमिनल इसके अंदर तो नहीं छिपा है। इतना सोचने के बाद अगले ही पल अर्नब को याद आता है उसे 3 बजे से पहले यहाँ से सभी को वापस भेजना है, वरना लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अर्नब बिना इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो गोपाल से कहता है, गोपाल तुम अमन के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं एक बार बंगले के अंदर की तलाशी लेना चाहता हूँ। अर्नब की बात को सुनकर गोपाल घबरा जाता है। वो अपने मन में ही बुदबुदाता है, ये अर्नब सर की बहादुरी तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। जंगल के बीचों बीच इस बंगले में पता नहीं क्या होगा और बिना किसी टीम के इनको यहाँ तलाशी लेनी है। ये सोचकर गोपाल अर्नब से कहता, सर आज मौसम बहुत खराब है और पूरी टीम भी जा चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये वक्त सही नहीं है, हम कल यहाँ वापस आ जाएंगे। अर्नब ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वो गोपाल को सब कुछ समझा सके। अर्नब सख्ती के साथ गोपाल से कहता है, गोपाल तुम और अमन इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और इट्स एन माई ऑर्डर। गोपाल अर्नब को अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था। वो अर्नब से कहता, सर मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। जब बहुत समझाने पर भी गोपाल नहीं मानता तो अर्नब हार मानकर गोपाल से कहता, ठीक है तुम मेरे पीछे आकर मुझे कवर करो। अर्नब पास ही खड़े अमन की तरफ देखकर कहता, अमन तुम गाड़ी के साथ तैयार रहना। अमन हाँ में सर हिलाकर कहता, यस सर। अर्नब गोपाल के साथ बंगले के अंदर चले जाता है। अर्नब को ऐसा लग रहा था कि यह मिशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बंगले में उसके साथ क्या होने वाला है।
वो नहीं जानता था कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। शाम के 7 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक के साथ लाइब्रेरी में था। वो तीनों यहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सुहानी की आंख लग जाती है और वो डेस्क पर ही सर रखकर सो जाती है। निशा और विवेक भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते, वो दोनों अपनी पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। आज भी लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं थे, वहाँ लगभग 10 से 12 लोग ही रहे होंगे। युवराज सुहानी से थोड़ी दूर वाले डेस्क पर कुछ काम कर रहा था। काम तो सिर्फ एक बहाना था। युवराज बस सुहानी के आसपास रहना चाहता था। इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि वो सुहानी को साय से प्रोटेक्ट करना चाहता था, और दूसरी ये कि उसे जल्द से जल्द ये पता लगाना था कि सुहानी का उस साय से क्या कनेक्शन है। युवराज अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि कैसे सुहानी उस साय के सभी शिकार को अपने सपने में देख सकती, और सबसे जरूरी बात, उसमें उस साय को मारने की काबिलियत कैसे आई। युवराज सुहानी को डेस्क पर सर रखकर सोते हुए देख रहा था। सोते वक्त वो युवराज को और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे सुहानी और भी बहुत प्यारी लग रही थी। युवराज सुहानी को ऐसे देखकर अपने सारे मोटिव भूल जाता और बस उसे देखता रह जाता है। कुछ ही देर में सुहानी के शांत चेहरे में सिकन आने लगती है। उसका शांत चेहरा अब परेशान लग रहा था। युवराज, जो कि कब से सुहानी को ही देख रहा था, इस बात को नोटिस कर लेता है। वो सुहानी को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। उसे पता था कि सुहानी के ऐसे रिएक्ट करने का क्या मतलब है। युवराज सुहानी के पास जाने के लिए जैसे ही उठता है, सुहानी की आंखें खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और बेचैनी से अपने आसपास देखने लगती है। उसका चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो बेचैन होकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सुहानी की ये हालत उसके पास बैठे निशा और विवेक भी नोटिस कर लेते हैं। इससे पहले वो सुहानी से कुछ कह पाते, युवराज आकर सुहानी के पास बैठ जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, क्या देखा तुमने? सुहानी अभी भी बहुत ज्यादा घबराई थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो हकलाते हुए कहती है, वो बंगला, जंगल, अर्नब सर, वो साया। सुहानी कुछ भी साफ साफ नहीं कह रही थी। युवराज, निशा और विवेक सुहानी की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या कह रही है, लेकिन वो ये जरूर समझ जाते हैं कि फिर से उस साये ने एक शिकार को किया है। युवराज सुहानी के पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता है, उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। युवराज की बात सुनकर सुहानी उसकी तरफ देखने लगती। युवराज आगे कहता है, एक गहरी सांस अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज डेस्क पर रखी बोतल का ढक्कन खोलकर सुहानी को पानी पिलाता है। अब जाकर सुहानी कुछ शांत होती। युवराज अपने दोनों हाथों से सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? सुहानी को अब एहसास होता है कि युवराज उसके साथ ही है। युवराज के साथ होने से सुहानी का डर उस पर हावी नहीं होता। वो जानती थी कि युवराज के साथ होने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। युवराज का हाथ थामे हुए सुहानी बस उसे देखती रह जाती है। जब सुहानी कुछ नहीं कहती तो निशा उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, सुहानी, भूल गई क्या? अभी तो डर रही थी। निशा के ऐसे कहते ही सुहानी होश में आती है। उसे फिर से वो सपना याद आता है जो उसने अभी अभी देखा था। वो घबराकर युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, एएसपी सर की जान खतरे में है। ये सुनते ही निशा और विवेक भी घबरा जाते हैं, लेकिन युवराज अभी भी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी के ये कहने से उसे कोई फर्क न पड़ा हो। निशा घबराहट भरी आवाज में कहती, सुहानी, तूने एग्जैक्टली क्या देखा है? सुहानी ने अपने सपने में छोटे छोटे विजुअल्स देखे थे। वो उन विजुअल्स को याद करते हुए कहती है, मैंने घने जंगल में एक बड़ा सा बंगला देखा, फिर एक बड़ा सा हॉल देखा जहां बिल्कुल अंधेरा था, फिर उस हॉल में एएसपी सर को खड़े देखा। अगले ही पल वो जमीन पर पड़े थे और वो साया लगातार उन पर अटैक कर रहा था। सुहानी की पूरी बात सुनते ही विवेक और निशा और भी घबरा जाते हैं। विवेक डरते हुए कहता है, इसका मतलब अर्नब सर भी? निशा भी घबराते हुए कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज ये सब सुनकर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बात सुहानी उन सबको बता रही है, युवराज उसे पहले से ही जानता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, हमें उन्हें बचाना होगा। हम एक और इंसान को उसके हाथों मरने नहीं दे सकते। युवराज की बात बीच में काटते हुए कहता है,
एएसपी सिंह जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम लोग उनकी फिक्र मत करो। ये सुनकर निशा, विवेक और सुहानी हैरानी से युवराज को देखते रह जाते। वो सोच में पड़ जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे हुए युवराज सर ये कैसे कह सकते हैं कि अर्नब ठीक है। उन तीनों को युवराज की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आज तक सुहानी का हर सपना सच हुआ था जो उसने उस साय के बारे में देखा था। तो ये सपना गलत कैसे हो सकता था। सुहानी युवराज से कहती, नहीं युवराज सर, एएसपी सर की जान को खतरा है, मैंने खुद देखा है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता, मैंने कहा ना उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। सुहानी और उसके दोस्त युवराज की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। सुहानी भी बार बार जिद करते हुए यही कह रही थी कि अर्नब की जान को खतरा है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। एक पल के लिए सुहानी खामोश रह जाती है और अगले ही पल अपना सर हाँ में हिला देती है। युवराज कहता है, तो मेरी बात पर यकीन करो, एएसपी सर इज सेफ नाउ। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी भी शांत हो जाती। वो सच में युवराज पर भरोसा करती थी। उसे लगता है कि अगर युवराज कुछ कह रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। सुहानी तो युवराज की बात से कन्विंस हो जाती है, लेकिन निशा और विवेक को ये भरोसे वाला लॉजिक समझ में नहीं आता। उन्हें अब भी लग रहा था कि अर्नब के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन युवराज के सामने वो कुछ कह नहीं पाते। युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुहानी उसके शिकार को अपने सपने में कैसे देख सकती है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम उसका शिकार कैसे देख सकती हो। सुहानी मायूस होकर ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, कई बार हमारे सपने हमारे बचपन के इंसिडेंट से जुड़े होते हैं। क्या तुम्हारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम ये सब देख पाती हो। युवराज बहुत ही स्मार्टली सुहानी से उसके बचपन के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही युवराज सुहानी से ये सवाल करता है, निशा झट से कहती है, सुहानी को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। यह सुनकर युवराज चौंक जाता है और सवालिया नजरों से सुहानी की ओर देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं अडॉप्टेड हूँ और शायद बचपन में मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे बचपन की मेमोरी जा चुकी है। ये सुनकर युवराज की हैरानी और भी बढ़ जाती है। वो सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। युवराज अपना कॉल आंसर करता है। वो बड़े गौर से मोबाइल पर किसी की बात सुन रहा था। वक्त के साथ उसकी आंखें कठोर होती जा रही थी। सुहानी, निशा और विवेक भी ये नोटिस कर रहे थे। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है, बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुहानी और उसके दोस्त ये सब देखते रह जाते हैं। अगले पल विवेक का मोबाइल भी बजता है। वो जैसे ही मोबाइल अपने कान पर रखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ देर के बाद विवेक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही निशा और सुहानी से कहता है, युवराज सर सच कह रहे थे, एएसपी सर अब सेफ हैं। विवेक की बात सुनकर निशा कन्फेस होकर कहती है, और ये बात तुम्हें कैसे पता। विवेक संजीदगी के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी युवराज सर के डैड मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट किया है। विवेक ने जैसे ही बताया कि अर्नब ने मिस्टर दीवान को अरेस्ट कर लिया है, ये सुनते ही निशा और सुहानी शॉक्ड रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर विवेक को देखते रह जाते हैं। विवेक भी इस वक्त उन दोनों की तरह ही शॉक में था। कुछ देर तक उन तीनों के बीच एक खामोशी बनी रहती है। उस खामोशी को तोड़ते हुए निशा विवेक से कहती है, एएसपी सर ने मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट क्यों किया। इस पर विवेक कहता है, उस दिन जो 1000 लोगों की किडनैपिंग वाली न्यूज वायरल हुई थी ना, उसके हॉस्टेजेज मिस्टर यशवंत दीवान के एक बंगले में मिले हैं। उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। निशा कहती है, इसका मतलब उस न्यूज आर्टिकल में जो लिखा था वो सच था। विवेक हाँ में अपना सर हिला देता। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या युवराज सर भी इन सब में इन्वॉल्व थे। विवेक कहता, युवराज सर का तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ने पद्मिनी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। निशा और विवेक यही सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन सुहानी किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उन दोनों की बात में सुहानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये सब होने के बाद युवराज सर कैसे होंगे। सुहानी को युवराज की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। रात को 10 बजे थे। युवराज आज फिर से भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा के अंदर जाकर युवराज देखता है कि भैरवनाथ अपनी साधना में तल्लीन है। इससे पहले युवराज जब भी उस गुफा में जाता था, भैरवनाथ को पता चलता था, लेकिन आज भैरवनाथ अपनी साधना में इतना तल्लीन था कि वो युवराज के वहां आने पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था।
भैरवनाथ का रिस्पॉन्स न मिलने पर युवराज उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहता है। भैरवनाथ, वो साया आज की रात 1000 लोगों की बलि नहीं दे पाएगा। युवराज के ऐसा कहते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में चमक थी। वो खुशी और हैरानी के साथ युवराज से कहता है, शाबाश, तुमने उस साये को रोककर बहुत बड़ा काम किया है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को आज़ाद कर दिया जिसकी बलि वो साया देने वाला था। भैरवनाथ एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, पुलिस वाले ने आज़ाद किया? फिर तो वो अफसर बड़ा बहादुर होगा जिसने उस साये को मात दे दी। ये सुनकर युवराज को अर्णव की याद आ जाती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए युवराज कहता है, अब आगे क्या? हमने उसे बलि देने से रोक तो लिया है, लेकिन आज रात से उसकी शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत होकर कहता, हाँ, आज अमावस्या की रात है। आज से उस साये की शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। युवराज कहता है, कौन सा रास्ता? भैरवनाथ कहता है, वो लड़की। युवराज कहता है, लेकिन सुहानी उस साये को कैसे रोक सकती है और उसके पास ये शक्तियां कहां से आई? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता और किसी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, उस साये को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ वो लड़की ही जानती है, और उसे ये शक्तियां कहां से मिली ये भी वही बता सकती है। ये सुनकर युवराज को निशा की बात याद आ जाती है। निशा ने कहा था, सुहानी को अब उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए वो ये बात भैरवनाथ को नहीं बताता। युवराज इन्हीं सोच में डूबा हुआ था। तभी भैरवनाथ उससे कहता है, क्या हुआ युवराज, तुम क्या सोच रहे हो? युवराज बात को छिपाते हुए कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर डैड ने लालच ना किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत नहीं था। वो फौरन कहता, नहीं युवराज, अगर यशवंत ने लालच नहीं किया होता तब भी तुम यहीं खड़े होते। युवराज कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है उस रात डैड ही मुझे उस विशिंग बेल के पास लेकर गए थे और उस रात से ही ये सब शुरू हुआ था। भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, नहीं युवराज, जो तुम जानते हो वो आधा सच है। अगर यशवंत उस रात तुम्हें वहां लेकर नहीं जाता तो भी वो साया तुम तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। युवराज अब हैरानी से भैरवनाथ की ओर देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ आखिर क्या कह रहा है। भैरवनाथ युवराज के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ जाता। उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस साये ने तुम्हें ही क्यों चुना? युवराज बिना कुछ सोचे जवाब देता, क्योंकि मेरे डैड खुद मुझे उसके पास लेकर गए थे। भैरवनाथ युवराज की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, बात ये नहीं थी। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, तो क्या बात थी? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बात सिर्फ यशवंत के लालच की नहीं है। तुम अलग हो, तुम में कुछ ऐसा है जो वो चाहता है। तुम्हें लगता है कि यशवंत तुम्हें उसके पास लेकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद तुम्हें चुना है। युवराज फौरन कहता है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि उसने मुझे चुना? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसे खुद भी पूरी बात ठीक से नहीं पता थी, इसलिए वो कुछ भी कहने से बच रहा था। युवराज अपनी बात दोहराते हुए कहा, ये सब डैड की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे उसके पास लेकर नहीं जाते तो ये कभी होता ही नहीं। भैरवनाथ कहता, मुझे लगता है उस साये ने तुम्हें ढूंढा है और ऐसी परिस्थिति बनाई कि तुम खुद उसके पास जाकर उसे आजाद करो। कैसे तो ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन कोई तो बात है जो हमसे छिपी हुई है और वो बात सिर्फ यशवंत जानता है। युवराज भैरवनाथ की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो आज तक अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि पूरी गलती उसके डैड की नहीं थी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो यशवंत उससे सालों से छुपाते आ रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। युवराज अपने सोच में डूबा ही था। तभी भैरवनाथ आगे कहता, युवराज, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देगी और तुम्हारी बलि से मिलने वाली अपार शक्ति से वो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस श्राप से मुक्त होना ही होगा। भैरवनाथ की बात पूरी होते ही युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद करके
ध्यान करने लग जाता है। अगली सुबह सेंट थॉमस कॉलेज में सन्नाटा फैला हुआ था। इस खामोशी की वजह से वहाँ हो रहा एग्जाम था। सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बैठकर सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे थे। एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा ही बाकी था। युवराज अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। पहले तो युवराज हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज आया करता था, लेकिन सुहानी के आने के बाद ये बात पुरानी हो गई थी। अब युवराज रोज ही कॉलेज आता था और ऑफिस का काम भी कॉलेज में ही पूरा कर लिया करता था। युवराज अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुहानी के आसपास ही बिताना चाहता था, जिससे वो सुहानी के बारे में कुछ और जान सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। यशवंत दीवान के अरेस्ट होने के बाद अब युवराज कॉलेज का प्रोफेसर होने के साथ साथ वहाँ का ट्रस्टी भी बन गया था। कॉलेज का ये सन्नाटा पुलिस की सायरन की आवाज़ से टूट जाता है। माहौल शांत होने की वजह से सायरन की आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। एक पुलिस कार कॉलेज गेट के अंदर आकर रुकती है। कार से अर्नव और गोपाल बाहर निकलते हैं। अर्नव की हालत अभी ठीक नहीं थी। उसके दाएं हाथ की हथेली में एक मोटी सी पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कुछ चोट और कुछ गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव पर किसी ने बेरहमी से हमला किया है। उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे कल के ही हों। इतने जख्म होने के बाद भी अर्नव के चेहरे पर अभी भी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और देखा जाए तो ये अर्नव की जीत ही तो थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, वो काम अर्नव ने कर दिखाया था। उसने युवराज दीवान को हराया था और युवराज को उसकी हार का एहसास कराने ही यहाँ आया था। गोपाल अर्नव के साथ ही वहां आया था। गोपाल के शरीर पर भी 1-2 चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन चोट से ज्यादा घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अर्नव कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। कॉलेज के अंदर जाते ही अर्नव सीधा युवराज के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अर्नव बिना नॉक किए युवराज के ऑफिस में चला जाता है। गार्ड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव को रोक पाना उसके बस का नहीं था। ऑफिस में बैठे हुए युवराज लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी अर्नव वहां आता है और युवराज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अर्नव की इस बदतमीजी के बाद भी युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। अर्नव के पास खड़ा गोपाल ये सब देख रहा था। अर्नव ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से युवराज गुस्से में लाल हो जाएगा, लेकिन युवराज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नव कहता है, क्या हुआ मिस्टर युवराज, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अब जाकर युवराज लैपटॉप से अपनी नजर हटाता। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देखते हुए कहता है, एएसपी सिंह, क्या आपको पता है कि इस कॉलेज के पास ही हमारा एक स्कूल भी है? अर्नव कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? युवराज कहता है, आई थिंक आपको वहाँ कुछ दिन जरूर जाना चाहिए। अर्नव को युवराज की बात समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन क्यों? युवराज अर्नव की आंखों में देखते हुए कहता है, वहाँ के केजी क्लास के बच्चों में भी ये मैनर है कि किसी के रूम में इंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। युवराज की ये बात अर्नव को किसी तीर की तरह लगती है। आज तक किसी ने उसकी इतनी रॉयल तरीके से बेइज्जती नहीं की थी। अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वो भी युवराज की इंसल्ट करने के इंटेंशन से कहता है, पुलिस वाले क्रिमिनल से कब से परमिशन लेने लगे? युवराज अनजान बनते हुए कहता है, यहाँ क्रिमिनल कौन है? अर्नव डेविल स्माइल के साथ कहता है, आपके डैड। मेरा मतलब है आपके डैड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जा सकता है। और आप उन्हीं के बेटे हैं, तो जाहिर है आप भी इन सब में इन्वॉल्व होंगे ही। अर्नव के मुंह से अपने डैड के लिए क्रिमिनल वर्ड सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो खुद को कंट्रोल में रखते हुए अर्नव से कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता था कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, तभी आईपीएस ऑफिसर बन पाए हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आपका क्राइम और क्रिमिनल को लेकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। युवराज की इस बात से अर्नव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज़ में युवराज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी अपने डैड की तरह इन्हीं इलीगल काम में लगे हुए हो। जैसे तुम्हारे डैड को अंदर किया है ना, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन जेल के अंदर डाल ही दूंगा। अर्नव की ये बात सुनकर युवराज बिल्कुल आराम से कहता, ठीक है, फिर जब आपके पास कोई ढंग का सबूत हो तो यहाँ मुझे अरेस्ट करने आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। युवराज को इस कंडीशन में भी इतना
शांत देखकर अर्नब अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यशवंत दीवान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी युवराज इतना शांत कैसे बैठा है। अर्नब को खामोश देखकर युवराज आगे कहता है, एएसपी सिंह, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत काम है। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप जा सकते हैं। युवराज के एक एक शब्द अर्नब के गुस्से को बढ़ाते जा रहे थे। अर्नब गुस्से में लाल होकर कहता है, युवराज दीवान, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए अर्नब युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्नब दरवाजे की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है, अर्नब का मोबाइल बजता है। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखता है। अर्नब के पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था जिसने उसे उन हॉस्टेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उस कॉलर के मदद के बिना अर्नब इस केस को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता था। अर्नब उस कॉल को आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्नब कई बार फ़ोन पर हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आज उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब अर्नब अपनी आवाज़ ऊंची करके हेलो कहता है तो उसे अपने ही मोबाइल से खुद की ही आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से अर्नब शांत हो जाता है और हैरानी से वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। कुछ सोचते हुए अर्नब युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी ही जगह पर बैठा है और उसके हाथ में एक मोबाइल है। जैसे ही अर्नब की नज़र युवराज के मोबाइल पर जाती है, युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्नब की तरफ कर देता है। अर्नब देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्नब का ही नंबर कॉल पर है। यह देखकर अर्नब अब हैरान हो जाता है। अर्नब इस वक्त जो देख रहा था उस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अर्नब युवराज से कहता है, ये नहीं हो सकता। युवराज अर्नब की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्नब को शर्मिंदा कर रहा था। अर्नब हैरानी के साथ युवराज से कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया, आखिर क्यों? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। और कमेंट करके भी बताएं कि आप ये मेरी कहानियाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मुझे बताते हैं कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।